तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति वीडियो चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपको धातु और अधातु के बारे में बहुत ही अच्छा से और डीपली तरीका से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस प्रकार का मैं जितना भी वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी बाकी कुछ जितना कंसेप्ट मैं आज आपको समझाने वाला हूं वो मैं पहले ही इस बोर्ड पे लिख दिया हूं ताकि समय कम लगे और काम ज्यादा हो, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं धातु और अधातु होती क्या है। बहुत से लड़का में ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। उसको आज हर तरीके से एकदम अपनी कंसेप्ट में, अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा और एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा, है ना। पहले बात कर लेते हैं हम लोग धातु की, ठीक है। धातु क्या होता है, धातु होता क्या है। तो देखिए, धातुओं का जितना भी गुण होता है ना, मैंने पहले ही यहां पे लिख दिया है कि धातु में क्या क्या गुण होते हैं। आज उसी गुण पे चर्चा करने वाले हैं कि धातु में क्या क्या ऐसे गुण होते हैं। तो नॉर्मल सी इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए कि धातुओं में अपनी एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इसमें आघात वर्धनीयता होता है, इसमें तन्यता होता है, या विद्युत के चालक होते हैं जिसे हम धातु कहते हैं। जो हर पॉइंट पे मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट जो लिखा है, इस 10 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, ये सभी धातु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कुछ धातु ऐसी हैं जिनकी कुछ चालकता कम होती है तो किसी की चालकता ज्यादा होती है, सबकी बात करेंगे। उससे पहले मैं धातु की परिभाषा आपको बता दिया क्या होता है। धातुओं में अपनी एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसमें आघात वर्धनीयता होता है, जिसमें तन्यता होता है, जो विद्युत के चालक होते हैं, वह धातु कहलाता है ना। अब तत्वों के ऐसे कुछ आवर्त सारणी होते हैं जिसमें 118 जो तत्व हैं उसमें कुछ धातुएं होती हैं, कुछ अधातुएं होती हैं, कुछ उपधातुएं होती हैं। तो उसमें उसकी पहचान के हिसाब से उसका हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं धातु के बाद। हमने लिखा है कि धातुओं के विशिष्ट गुण, धातुओं के विशिष्ट गुण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ही ना होता है कि धातुओं के विशिष्ट गुण से आप क्या समझते हैं। तो नॉर्मल से हम बात करेंगे कि धातुओं के विशिष्ट गुण में हम हो रहे भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। धातुओं का विशिष्ट गुण वह गुण होता है जिसमें हम भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन कर उनके पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, धातु का विशिष्ट गुण कहलाता है। अब देखिए कैसे। देखिए, धातु के विशिष्ट गुण में ना एक भौतिक गुण होता है और एक होता है रासायनिक गुण। एक भौतिक गुण होता है, एक रासायनिक गुण होता है। तो अभी मैं रासायनिक गुण पे अगले वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि रासायनिक गुण पे बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए रासायनिक गुण पे मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। आज केवल मैं भौतिक गुण के बारे में बताने वाला हूं कि धातुओं का भौतिक गुण में क्या क्या होता है। और जो अब अगला वीडियो आएगा वो आएगा धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। फिर उसके बाद अगला वीडियो आएगा अधातु के भौतिक गुण, और फिर उसके बाद अगला वीडियो आएगा अधातु के रासायनिक गुण। तो सबको कंसेप्ट में लेकर चलना है हमको, ठीक है। तो इस विशिष्ट गुण को आपने क्या समझा कि धातुओं के विशिष्ट गुण वह गुण होता है जिसमें हम धातुओं के भौतिक गुण तथा उनके रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करके उनकी पूरी जानकारी को प्राप्त करते हैं, वो धातुओं का विशिष्ट गुण कहलाता है। आप कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, परिभाषा कहीं बुक में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए, फिर बात होती है कि भौतिक गुण क्या होती है। ये भौतिक गुण क्या होता है, अभी तो आपने इसको क्लियर कर लिया। अब भौतिक गुण के बारे में देखते हैं कि भौतिक गुण क्या होता है। देखिए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण में क्या अंतर है। भौतिक गुण में हम उसके वर्तमान स्थिति को वापस ला सकते हैं। भौतिक गुण वह गुण होता है जिसमें हम धातुओं की वर्तमान स्थिति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, वो उसका भौतिक गुण होता है। इसकी स्थिति को आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था पढ़े हैं, उस प्रकार भौतिक में क्या होता है, उसके फिर से जैसे उसका वर्तमान गुण प्राप्त करने का एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर हम पानी से बर्फ तैयार करते हैं तो बर्फ से भी तो फिर पानी तैयार कर सकते हैं,
तो वो हो गया आपका भौतिक गुण। ठीक है, तो ये भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर ले कि भौतिक गुण के अंतर्गत जो आते हैं वो फर्स्ट जो आता है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होता क्या है कि जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप ज्ञात करते हैं, कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने में धातु की सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ धातु में, तो उनके वाह्यतम कक्षा में सिर्फ धातु, उनके वाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 परमाणुएं होती हैं। अब बात करते हैं सर वाह्यतम कक्षा क्या होती है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। जैसे अगर हम बात कर लें सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Na, मतलब सोडियम Na11 होता है। अगर 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ज्ञात करते हैं तो Na इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो जाएगा? 2, 8, 1, 8, 2, 10 और 11। इसके वाह्यतम कक्षा में कितने परमाणु हैं? इसके वाह्यतम कक्षा में 1 परमाणु है। कितने हैं? इसके वाह्यतम कक्षा में 1 परमाणु है। ध्यान देखिए 2, 8, 1, तो 2, 8, 1 की बात करते हैं, तो जो लास्ट वाला जो होता है ना वही उसका वाह्यतम कक्ष होता है। तो कोई भी धातु के वाह्यतम कक्षा में अगर 1, 2 और 3 परमाणु आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो वो क्या होता है? वह धातु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। धातु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर हम मैग्नीशियम Mg को ले लें, मैग्नीशियम Mg12, तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 2। देख लीजिए 2 आया। मैग्नीशियम भी धातु है, मैग्नीशियम क्या है? धातु है। 2, 8, 2। इसके वाह्यतम कक्षा में कितना है? 2 है। इसके वाह्यतम कक्षा में कितना है? 1 है। अब अगर बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम 13 का, Al13 कितना हो जाएगा? 2, 8, 3। इसके वाह्यतम कक्षा में कितना है? 3 है। 2, 8, 3 एल्यूमिनियम का 13। देखिए Na, Mg और Al, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। तो 2, 8, 1 इसके वाह्यतम कक्षा में परमाणु संख्या 1, इसका 2, इसका 3। तो कोई भी तत्व के वाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 अगर परमाणु रहते हैं तो वह तत्व धातु होता है। ठीक है, लेकिन 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 एक बात क्या है, इसको समझना है। अब ध्यान से देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। अभी आपने क्या जाना कि जिसके वाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 परमाणु होते हैं वह धातु होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का He2, इसके भी वाह्यतम कक्षा में क्या है? 1 और 2 परमाणु है। लेकिन ये क्या होते हैं? ये अधातु होते हैं, अधातु होते हैं। ये अपवाद में आते हैं, ये अपवाद में आते हैं। ये अधातु हैं 1 और 2, इसको दिमाग में सेट रखना है। अभी क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब भी बात करते हैं भौतिक गुण में, धातुओं के भौतिक गुण के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने बात किया, तो आप बोले कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने अभी बताया कि जिसके वाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 परमाणु होते हैं वो धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। लेकिन अभी मैंने एक चीज यहां बताया कि 1 और 2 हाइड्रोजन और हीलियम में भी होता है 1 और 2, तो ये अपवाद में आते हैं क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु हैं, इसलिए इस पे ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विद्युतनात्मक गुण। आगे है विद्युतनात्मक गुण। तो देखिए सभी धातुओं में विद्युतनात्मक गुण पाया जाता है, सभी धातु में विद्युतनात्मक गुण पाया जाता है। यह विद्युतनात्मक गुण मींस क्या कि अगर हम बात कर लेते हैं NaCl, ठीक है, NaCl की बात कर लेते हैं, तो Na+Cl- कब होता है, कैसे होता है, आपको बता दे रहे हैं। देखिए Na का अगर हम बात करें तो NaCl इसका होता है 17, Cl का होता है 17 और Na सोडियम का 11। ठीक है, अब देखिए 2, 8, 1, 8, 2, 10 और 1, 11, और Cl का होता है 2, 8, 7, 8, 2, 10, 7, 17। अब कैसे विद्युतनात्मक गुण होगा इसका? अगर हम बात करते हैं कि Na सोडियम हुआ, ये Cl क्लोरीन हो गया, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है।
इसके अब ऐसे कुछ लिख दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, Na और इधर लिख रहे हैं Cl। Na के पास है 2,8,1 और Cl है 2,8,7। तो Cl कह रहा है कि मेरे पास तो भाई 7 है, मेरे पास अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और तुमको अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई तो 7 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता है। अब ये क्या करेगा, Na जो है वो Na क्या करेगा 2,8 और इसको दे देगा 2,8,8। 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। Na क्या किया, Na Cl को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब ये त्याग कर दिया। Na क्या किया, त्याग किया, किसको, Cl को। तो इसीलिए इसमें विद्युतनात्मक गुण भी होता है, विद्युतनात्मक गुण भी होता है और यह अपने धनायन तथा ऋणायन का आदान प्रदान करते हैं। तो हमेशा जो देने वाला होता है वह धन होता है और लेने वाला जो होता है वह ऋण होता है। जैसे ही 1 इसको दिया, ये 8 इसका अष्टक पूरा हो गया, ये भी इसका 8 अष्टक पूरा हो गया। और जैसे ही अष्टक पूरा कर लेता है यह अक्रिय गैस की भांति कार्य करने लगता है। बोलेगे सर कैसे कार्य करने लगा अक्रिय गैस की भांति, तो आपको मैं बता दे रहा हूं। नियॉन Na होता है ना, आपको जैसे अक्रिय गैस में हमेशा अष्टक पूरा होता है। अक्रिय गैस में क्या होता है, हमेशा अष्टक पूरा रहता है और क्लोरीन के बगल में आर्गन Ar18 होता है। तो 2,8,8 ऑलरेडी आर्गन Ar 2,8,8 यहां पे देखिए। तो इसका आर्गन के करीब कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन आर्गन के ठीक करीब है, ये भी अक्रिय गैस है। आर्गन क्या है, एक अक्रिय गैस है। तो ये Cl आर्गन के करीब बना दिया। तो अष्टक पूरा क्यों करते हैं, अष्टक पूरा करने का मेन रीजन होता है कि वह अपने नजदीकी अक्रिय गैस की भांति कार्य करने लगता है, इसीलिए वह अष्टक पूरा कर पाता है। ठीक है, तो ये इसका विद्युतनात्मक गुण होता है। क्या होता है कि कोई भी धातु के अंदर विद्युतनात्मक गुण होता है, वह अपने अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण करते हैं, अपने धनायन तथा ऋणायन को अपने आधार से स्थानांतरण करते रहते हैं। ये आपका हो गया विद्युतनात्मक गुण। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आते हैं अघात वर्धनीयता। ये अघात वर्धनीयता क्या होती है, थोड़ा सा नाम जटिल है, सुनने में थोड़ा सा अच्छा है, सुन लीजिए अघात वर्धनीयता क्या होती है। अघात वर्धनीयता, धातुएं जितने भी होते हैं ना वो अघात वर्धनीय होती है। अब फिर बात है अघात वर्धनीय क्या होती है। अघात वर्धनीय का मतलब होता है कि इसको हथौड़े से पीट कर एक चादर तैयार कर देना। ये हथौड़े से इसको पीटा जा सकता है और पीट कर एक अलग शेप में बनाया जा सकता है, वह होता है धातुओं में अघात वर्धनीयता। कि इसको हथौड़े से पीट कर इसकी एक लंबी चादर बनाई जा सकती है, इसके शेप को बदला जा सकता है, इसके आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है, वो होता है अघात वर्धनीयता। ठीक है, और इतना पीट जा सकता है, इतना कागज से भी पतला चादर तैयार किया जा सकता है इस अघात वर्धनीयता में। जैसे सोना को देख लीजिए, सोनार दुकान पे इतना सोना क्या है, धातु है, चांदी भी धातु है, उसको पीट कर देखते हैं अलग शेप में बना देता है। कोई कान की बाली पहनता है, नाक की नथनी पहनता है, गला का हार वगैरह, हाथ में बाला वाला, जितना देखिए उसको पीट कर अलग अलग आकार में बनाता है। सोने की बिस्किट होती है, उसको चादर पीट कर बनाया जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि उसको पीट कर, हथौड़े से पीट कर उसकी शेप में परिवर्तन ला देना ही अघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं तन्यता। तन्यता का मतलब क्या होता है, देखिए धातु ना तन्य होती है, धातु में तन्यता काफी ज्यादा होती है। जैसे अब आपको मैं बता दूं कि मात्र 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं। ये इतना ज्यादा तन्य होती है, धातु इतना ज्यादा तन्य होता है कि आप 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के संकोच की बात नहीं है, ये तन्यता के आधार पे होते हैं। तो सर्वाधिक तन्यता आपको सोना और चांदी में देखने को मिलती है। सोना और चांदी में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में तन्यता पाई जाती है। ठीक है, क्या बोलिएगा कि 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये सोना में होता है। और 100 mg चांदी से 200
मीटर आप लंबा तार खींच सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा तन्य होती है। 100 mg सिल्वर से आप 200 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। लेकिन उससे भी खतरनाक जो तन्यता पाई जाती है वह सोना में पाई जाती है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबे तार को आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, यहां तक आ गया, तन्यता की बात हो गई। अब आगे आते हैं, द्रव्यनांक और कथनांक। द्रव्यनांक और कथनांक की अगर हम बात कर लें तो ये धातुओं का जो द्रव्यनांक और कथनांक होता है वह उच्च होता है। ये काफी उच्च ताप पे पिघलते हैं। धातुओं का द्रव्यनांक और कथनांक उच्च होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम इनके अपवाद होते हैं। सोडियम पोटेशियम अपवाद हैं। क्यों अपवाद हैं? सोडियम और पोटेशियम अपवाद होने का कारण यह है कि ये निम्न ताप पे ही पिघल जाते हैं। निम्न ताप पे ही क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। इनका द्रव्यनांक और कथनांक निम्न होता है, लेकिन बाकी जो धातु होते हैं उनका द्रव्यनांक और जो कथनांक होता है वो हाई हो जाता है। अब थोड़ा सा हम बात कर ले कि सर ये द्रव्यनांक और कथनांक क्या होता है, तो आपको बता दें कि जब कोई ठोस पदार्थ सीधे किसी ताप पे द्रव में परिणत होता है ना, तो वो उसका द्रव्यनांक कहलाता है। और जब कोई द्रव किसी ताप पे उबलने लगता है और उबल कर वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, तो वह उसका कथनांक कहलाता है। फिर से सुन लीजिए कि जब कोई ठोस पदार्थ, धातुएं ठोस होती हैं, तो जब कोई ठोस पदार्थ किसी निश्चित ताप पर द्रव में परिणत हो जाता है, वो उसका द्रव्यनांक कहलाता है। और वही द्रव में परिवर्तन, जिस एक तापमान पर जब कोई द्रव को उबाला जाता है और उबालने के बाद वह द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो वह उसका कथनांक कहलाता है। तो धातु का जो द्रव्यनांक और कथनांक होता है वह काफी उच्च होता है, बकायदे सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। क्यों? सोडियम और पोटेशियम इनके अपवाद माने जाते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं उष्मीय एवं विद्युत चालकता। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं कि उष्मीय एवं विद्युत चालकता क्या होती है। तो देखिए, जो सभी धातुएं होती हैं, ये सभी धातु उष्मा के सुचालक होती हैं। ये उष्मा का सुचालक होता है, इसमें धारा का प्रवाह होता है धातुओं में। लेकिन एक जो है ना अपवाद में आ जाता है। वो अपवाद में आपका क्या आता है? ग्रेफाइट। ठीक है, ये अपवाद में आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये अपवाद में आता है। ग्रेफाइट कहां पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है आपका पेंसिल में, जो आप लिखते हैं। इसमें विद्युत का चालक होता है। ये चमकीला भी होता है, लेकिन ये अधातु होता है। क्या होता है? ये अधातु है। बात बताएंगे आपको बाद में कि आखिर ग्रेफाइट अधातु होता ही क्यों है, ये भी बताएंगे मैं आपको। लेकिन अभी इतना जाने कि अपवाद में ग्रेफाइट है जो विद्युत का चालक भी होता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा उष्मीय विद्युत चालकता पे बात कर लें। उष्मीय मतलब होता है गर्म और विद्युत का मतलब होता है चालक। अगर हम एक चीज बात करते हैं, सपोज दैट ये एक लोहे का छड़ हो गया, ये एक लोहे का छड़ हो गया। अगर इस लोहे के छड़ को यहां से गर्म करते हैं तो क्या यह पूरा छड़ गर्म नहीं होगा? क्या यह पूरा छड़ गर्म नहीं होगा? ये पूरा जो छड़ है ये गर्म हो जाएगी। क्यों गर्म हो जाएगी? क्योंकि इसमें उष्मीय मान जो होता है ना वो काफी हाई होता है, काफी ज्यादा उच्च होता है। और उच्च किसका किसका होता है? उष्मीय मान आपका बता दें कि सबसे ज्यादा उष्मीय मान लोहा और सिल्वर, ये दोनों का जो होता है ना वो उष्मीय मान काफी ज्यादा ऊंचे होता है। थोड़ा सा
लोहा गर्म होता है तो पूरे लोहे को गर्म कर देता है, इसीलिए इसकी ऊष्मीय मान और इसकी चलकता काफी, विद्युत चलकता काफी तेज होती है। देखते हैं कभी कभी हम वायरिंग की बात करते हैं तो घर में जो आता है इंजीनियर, जो मैं आपका आता है इलेक्ट्रिशियंस आता है, वो क्या बोलता है कि कॉपर का तार लाइएगा, कॉपर का तार। क्यों? क्योंकि कॉपर भी विद्युत का अच्छा चालक है, लेकिन सबसे जबरदस्त, सबसे बेस्ट चालक जो होता है सिल्वर होता है। लेकिन कॉपर क्या होता है, उससे भी अच्छा, मतलब अच्छा होता है, सिल्वर से अच्छा नहीं होता। लेकिन सिल्वर हम लोग लगा नहीं सकते क्योंकि काफी ज्यादा महंगा आता है इसीलिए हम लोग कॉपर का उपयोग करते हैं। लेकिन लोहा को लगेगा तो क्या होगा, उतना हार्ड चलकता नहीं देगी, लेकिन कॉपर टिकेगा। कॉपर क्या होता है, टिकेगा, और लोहा गलने का ज्यादा चांस रहता है, ज्यादा ऊष्मा का मान बढ़ेगा, लोहा गलने लगता है। तो विद्युत चलकता क्या होगा, अगर किसी रॉड का, मान लीजिए सपोज दैट ये एक रॉड हो गया, इस रॉड को एक कैंडल से, एक रॉड को इस कैंडल से यहां पे गर्म करते हैं, तो ये रॉड पे मोम, यहां मोम लगा देते हैं, यहां मोम लगा देते हैं, तो गर्म होगा तो ये मोम पिघलना चालू हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि अगर एक सिरे पर आप किसी भी रॉड को गर्म कीजिएगा तो उसका पूरा सिरा क्या होगा, ऊष्मीय मान से भर जाएगा, ऊष्मा से भर जाएगा, ताप से भर जाएगा, जिसकी वजह से ये मोम पिघल कर नीचे गिरने लगता है। तो लोहा का क्या होता है, ऊष्मीय मान काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए घरों में जो बर्तन का उपयोग करते हैं हम लोग, लोहा का ज्यादातर ना करके हम स्टील का बर्तन का, फाइबर का बर्तन का उपयोग करते हैं, ताकि हमारा हाथ न जले। अगर लोहे के चिमटा का उपयोग करते हैं तो उसमें चिमटा के ऊपर देखिएगा लकड़ी का शेप लगाया रहता है। अगर तावा का उपयोग करते हैं तो तावा में भी लकड़ी का शेप लगाया जाता है। अगर सस्पेन का उपयोग करते हैं तो सस्पेन में भी उसका शेप लगाया जाता है, लेकिन सस्पेन हम लोग लोहा का नहीं लाते हैं क्योंकि वो जल जाएगा, ठीक है। तो ये ऊष्मीय मान और इसके उसमें चलकता धातुओं में काफी ज्यादा ऊंचे होती है, ठीक है। अब आते हैं चमक की बात कर लेते हैं। देखिए धातुओं में अपनी एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम धातुई चमक के नाम से जानते हैं। धातु में एक अपनी विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे धातुई चमक के नाम से जानते हैं। कैसे चमक कैसे होते हैं, देखिए कि लोहा का अपना अलग चमक, लेकिन सोना का सबसे जबरदस्त चमक, सोना चमकता है, उसके बाद चांदी चमकता है, तांबा चमकता है, पीतल चमकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपनी एक विशेष प्रकार की चमक होती है, और यह चमक क्या होता है, हर धातु में अपनी अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अब बोले कि सर चमक की बात हुई तो धातु के बाद एक ग्रेफाइट जो आती है उसमें भी एक चमक होती है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होती है, अपवाद होती है, ठीक है। अब आते हैं कठोरता की बात कर लेते हैं। कठोरता, देखिए धातु में अपनी अलग अलग कठोरता पाई जाती है। सभी धातु एक समान कठोर जाति के नहीं होते हैं, सबका अलग अलग कठोरता होता है। अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात कर ले तो वो क्या होता है, उसको चाकू से आप काट सकते हैं, उसको चाकू से आप काट सकते हैं, उतना कठोर नहीं होते, मुलायम होती हैं, ठीक है। तो ये कठोरता अपने अपने धातु में अलग अलग कठोरता पाई जाती है, ठीक है। अब आता है ध्वनि। ध्वनि की बात कर लेते हैं। तो सभी धातु का अपना अलग अलग ध्वनि होता है, सभी जो धातु होते हैं उनका अपना अलग अलग ध्वनि होता है। चांदी को गिराइएगा अलग आवाज करेगा, सोना को गिराइएगा अलग आवाज करेगा, सिक्का को, स्टील को गिराइएगा अलग आवाज करेगा, किसी बर्तन को गिराइए, पीतल का, तांबा का, वो अपना अलग आवाज करेगा। तो ध्वनि, धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, हम धातुई ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। उससे हम अलग अलग प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, हम धातुई ध्वनि के नाम से जानते हैं। अब आते हैं घनत्व, डेंसिटी। तो देखिए लगभग सभी धातु का घनत्व उच्च होता है। लगभग जितने भी धातु होते हैं वो सभी धातुओं का घनत्व जो होता है वो उच्च ही होता है। जितने भी धातु हैं उनके घनत्व की बात की जाए, जैसे आयरन का घनत्व का बात की जाए वो 7.9 होता है। आयरन का होता है 7.9, इसका घनत्व सब 7.9 होता है। अगर हम बात कर लें गोल्ड का, तो गोल्ड का 19.3 होता है। गोल्ड का 19.3, देखिए इसका कितना है, लगभग सबका उच्च ही है। गोल्ड का 19.3 होता है। घनत्व की बात कर लेते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम का बात करते हैं तो उसका 2.7 होता है। अगर हम जिंक का बात कर लेते हैं तो 7.1 होता है। सबका अपना अलग अलग घनत्व होता है। तो घनत्व लगभग सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है और सबका अपना अपना घनत्व होता है, वो अपने घनत्व के हिसाब से कार्य
करते हैं। ठीक है, तो अभी तक धातुओं के विशिष्ट गुण में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विद्युतात्मक गुण, आघातवर्धनीयता, तन्यता, द्रवनांक, कथनांक, उष्मीय एवं विद्युत चालकता, चमक, कठोरता, ध्वनि और घनत्व, ये 10 टॉपिक पे मैंने बात किया। इस 10 टॉपिक को अच्छा से अगर समझ गए होंगे तो आप इस भौतिक गुण में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हमारे ख्याल से आप इसको समझ जाइएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगला जो वीडियो आएगा वो धातुओं के, अभी क्या था, धातुओं के विशिष्ट गुण में भौतिक गुण था, अब धातुओं के विशिष्ट गुण में रासायनिक गुण के वीडियो लेकर आएंगे, और रासायनिक गुण को भी ठीक इसी प्रकार हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक एक पार्ट समझ में आ जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।